हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं फतेह प्रकाश पाटीदार आपके बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी पटेल क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम 10वीं क्लास को एक से लेकर जेड तक मतलब जितने भी चैप्टर है उसको इस प्रकार से समझेंगे कि आप एग्ज़ाम की टाइम में अगर यही पढ़ ले तो मुझे लगता है कि आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि पूरे पूरे जैसे चैप्टर है वास्तविक संख्या है, पहला चैप्टर है, इसका सार जो है कि इसके अंदर क्या क्या अपन याद रखें ताकि पूरा चैप्टर हम याद रख सकें। तो इस प्रकार से मैं इसको समराइज करते हुए इसको पढ़ाऊंगा ताकि आप जो है एग्जाम के टाइम के अंदर आप 2-3 बार इसको देख के चले जाना, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो अपन शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पे देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि संख्या जो होती है उसको अपन मुख्य रूप से दो भागों के अंदर बांटते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या है, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या है। ठीक है, पहले अपन काल्पनिक संख्या को देख लेते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है, वैसे अपने कोर्स के अंदर नहीं है लेकिन फिर भी अपन थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो अपने को होना चाहिए। काल्पनिक संख्या जो होती है वह संख्या जो रूट के अंदर माइनस के अंदर लिखी जाती है, चाहे 2 लिखो चाहे रूट के अंदर 1 लिखो, इस प्रकार की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, अपनी काल्पनिक संख्या कहलाती है, इमेजिनरी नंबर जो है वो कहलाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं किस प्रकार से अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर ये वास्तविक संख्या है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। वास्तविक संख्या को अपन मुख्य रूप से अगर बांटते हैं तो दो भागों के अंदर बांटते हैं। एक होता है आपका पूर्णांक संख्या है, दूसरा होता है दशमलव संख्या है। पूर्णांक संख्याएं वो होती है जिनके अंदर दशमलव नहीं होता है और बाकी जो होती है पूर्ण होती है, और दशमलव संख्याएं जो पॉइंट के अंदर आता है वो संख्याएं, जो सारी संख्याएं होती है दशमलव संख्या होती है। पूर्णांक के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती है, तो अपन देखते हैं 0, 1, 2, इस प्रकार से आगे चलती जाती है अनंत तक। यहाँ पे -1, -2, इस प्रकार से आगे चलती जाती है अनंत तक। ठीक है, ये वाली संख्या जो पूर्णांक संख्या है 0, 1, 2, मतलब यहाँ इधर प्लस होता है, इधर -1, -2, इस प्रकार से होती चली जाती है। अब देखते हैं अपन दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं वो होती है जो पूर्ण नहीं होती है, जो कहीं ना कहीं पॉइंट के अंदर आती है। जैसे अपन मान लेते हैं 0.25, 0.33, पॉइंट, या फिर 1 पॉइंट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो। ठीक है, 1.25, ये तो आगे चल रही है। ठीक है, और इस प्रकार से भी ये 5, 6, 3, इस प्रकार से क्या है चल रही है अनंत तक। ठीक है, इस प्रकार की संख्या जो होती है वो दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन पूर्णांक संख्याएं होती है वो कौन सी होती है। पूर्णांक संख्या के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या होती है प्राकृत संख्याएं, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि सबसे पहले अपन प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। शुरुआत में संख्याएं यही थी, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, उसके बाद में अपने को ये सारी चीजें पता चली, बाकी सबसे पहले प्राकृत संख्या थी, प्रकृति से हमें जो प्राप्त हुई है। ठीक है, ये संख्याएं जो होती है वो 1 से प्रारंभ होती है, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से क्या होती है अनंत तक, मतलब 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आगे चलती रहती है। जो शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक चलती है वो संख्याएं क्या कहलाती है, आपकी प्राकृत संख्या कहलाती है। उसके बाद देखते हैं अपन जरूरत के हिसाब से देखते हैं अपन कि प्राकृत संख्या से पार नहीं पड़ा अपने को, क्योंकि 0 जो होता है उसकी भी जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे अपन पूर्ण संख्याएं जो होती है वो 0 से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, तो 0 से प्रारंभ होती है, 0, 1, 2 इस प्रकार से चलती है, वो संख्याएं क्या कहलाती है, आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। उसके बाद तीसरा है आपका सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं, यानी कि वो सारी संख्याएं जिसके अंदर 2 का भाग जाता है, 2 से विभाज्य है, वो क्या कहलाती है, आपकी वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो लिखेंगे अपन 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य कौन कौन सी है मान लेते हैं अपन, तो ये 2 है, 4 है, 6 है, इस प्रकार से आगे चलती रहती है। वो जो संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है, अपनी सम संख्याएं कहलाती है। उसके बाद है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिस प्रकार से सम संख्याएं जो बची हुई संख्या है वो क्या कहलाती है, आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो विषम संख्याओं के अंदर अपन देखते हैं 2 से विभाज्य नहीं, 2 से विभाज्य नहीं, जो 2 से विभाज्य नहीं होती है ना, पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होती है, वो अपनी विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, इस प्रकार से चलती है, वो संख्या क्या कहलाती है, अपनी
विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद है अभाज्य संख्याएं। क्या होती है अभाज्य संख्याएं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें फर्स्ट बात तो है कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है या तो उसके अंदर उसी का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है। एक या स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो संख्याएं क्या कहलाती है? अपनी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, कैसे? जहां यहाँ देखिए आप, जैसे आपका 2 है, 2 के अंदर आपका 1 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है। 2 के बाद 3 है, 3 के अंदर 1 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता है। उसी प्रकार से आपका 5 है, 5 के अंदर भी 1 का जाता है, 5 का जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता है। उसके बाद है आपकी 7 है। इस प्रकार से जो संख्याएं आगे चलती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती है? अपनी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद है अपनी भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्या थोड़ी अलग है कि इसके अंदर अभाज्य संख्याओं के अंदर अपने ये है कि इसके केवल 2 ही गुणनखंड है। या तो अपन इसको 1 × 2 कर सकते हैं, इसको 1 × 3 कर सकते हैं, इसको 1 × 5 कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भाज्य संख्याएं वो होती है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, वो कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। जिसमें सबसे पहली जो भाज्य संख्या है वो है आपकी 4। 4 के अंदर 4 का भी मतलब 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। मतलब 2 से ज़्यादा संख्याओं का अगर भाग जाएगा तो वो संख्या क्या कहलाती है? अपनी भाज्य संख्याएं कहलाती है। उसी प्रकार से 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, इस प्रकार से चलती हैं वो संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती है? अपनी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो वो 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो वो 4 होती है। ठीक है, और इसके अंदर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? तो क्या आ जाएगा आपका? 2। बाकी सारी की सारी संख्याएं जो होती है विषम होती है, सम संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है कि ये जोड़े के अंदर होती है, यानी कि 2 ऐसी संख्याएं जिनका जो HCF अपन निकालते हैं वो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 2 ऐसी संख्याएं जो जिनमें आपस में किसी दोनों का भाग आपस में नहीं जाता है उनको अपन सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अपन 2 और 3, इन दोनों का आपस में भाग नहीं जाता है, ना तो 2 का 3 में जाएगा, ना 3 का 2 के अंदर जाएगा। इसी प्रकार से 8 और 25 कुछ भी लिख दो। ठीक है, ना तो 8 का 25 के अंदर जाएगा, ना 25 का 8 के अंदर जाएगा। ठीक है, किसी भी सेम संख्या का भाग नहीं जाएगा, केवल 1 का भाग जा सकता है, बाकी किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। इसी प्रकार से अपन कुछ भी लिख सकते हैं। और क्या लिखे अपन? जैसे 5 और 9, 5 और 9 संख्या लिख दी अपन। 5 और 9 ये जोड़े के अंदर, इसमें केवल एक ही का भाग जाता है, बाकी किसी का भाग नहीं जाता है। आप देख लो, इसमें 5 का भाग जाता है, इसमें नहीं जाता है, इसमें 3 का भाग जाता है, इसमें नहीं जाता है, इसमें 9 का भी भाग जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता है। ठीक है, इस प्रकार से केवल एक ही आपका भाज्य कॉमन भाज्य हो, मतलब इसका HCF अगर निकाले तो एक ही आता है, उसको अपन सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव पढ़ने के लिए अपन इन ये जो बाहर आ रही है ना, इसको अपन क्या करते हैं? मिटा देते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, तो ताकि ये ना ये वाली मिटा देते हैं अपन। ठीक है, अब देखते हैं अपन शांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं कौन सी होती है? देखिए आप, शांत दशमलव संख्याएं अपन देखते हैं, मतलब ये वाली जो संख्याएं होती है वो भिन्न वाली संख्याएं होती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे लिखा हुआ 1/2, तो अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाता है कि इसमें 2 में भाग 1 में भागने जाएगा तो अपन पॉइंट लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएंगे, मतलब 0.5 आ जाएगा। मतलब शांत है, मतलब आगे जो है भाग चलता ही नहीं जा रहा है। एक निश्चित समय के बाद भाग जो होता है वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, और अंत हो जाता है उसके बाद। यहाँ भी अपन कुछ भी कह सकते हैं कि 0.25 है, 0.34 है, इस प्रकार से कोई भी संख्या है, या फिर 1.34 है, ये भी क्या है? शांत दशमलव का उदाहरण है। इस प्रकार की संख्याएं जो कि एक निश्चित भाग देने के बाद में उनके पॉइंट के बाद जो होता है आपका भाग जाना बंद हो जाता है, मतलब शेषफल होता है 0 आ जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। उसके बाद आता है अशांत दशमलव संख्याएं।
अशांत दशमलव संख्या वे होती है जिनमें कभी भी अपन भाग देते जाते कभी भी शेषफल 0 नहीं आता है। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं कौन सी संख्या है। इसके अंदर इसको अपन वापस दो भागों के अंदर बांटते हैं। शांत दशमलव संख्याओं को अपन दो भागों के अंदर बांटते हैं। अशांत दशमलव संख्याओं को अपन दो भागों के अंदर बांटते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अशांत आवर्ती दशमलव कौन सा होता है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपका 1/1 ये 3 अपन करते हैं। ठीक है, 1/3 अगर लिखते हैं अपन, अगर इसको सोल्व करते हैं अपन, क्या आता है देखिए आप। तो जी भाग नहीं जाएगा तो अपन पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 में से अगर 9 निकालेंगे तो 1 ही बचेगा, 1 में वापस 0 लगाएंगे, फिर भाग जाएगा तो वापस 3 आएगा। इस प्रकार से 3 3 जो है वो लगातार आता जा रहा है। क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। उसको क्या कहते हैं अपन, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत का मतलब भाग कभी भी बंद नहीं होगा, शेषफल 0 नहीं आएगा। आवर्ती का मतलब वो कि वही संख्याएं लगातार आती जाती है, उसको क्या कहते हैं अपन, अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। उसके बाद है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण जो होता है वो पाई। ठीक है, पाई जो है वो क्या है आपका, अनावर्ती अशांत अनावर्ती दशमलव का उदाहरण है। उसके बाद जितने भी रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, जितने भी रूट के अंदर संख्याएं हैं और वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, वो सारी की सारी जो होती है इसके अंदर आ जाएगी अशांत अनावर्ती दशमलव के अंदर। ठीक है, जैसे रूट का 2 है, रूट का 3 है, रूट का 5 है, क्योंकि 4 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर रूट का 4 है तो उसको अपन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से रूट का 6 है, रूट का 7 है। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाती है, आपकी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि इन संख्याओं को भी अपन वापस से दो भागों के अंदर बांट सकते हैं। वो कौन सी है, तो अपन देखते हैं कि ये सारी संख्याएं जो पूर्णांक, जितनी भी सारी संख्याएं पूर्णांक होती हैं, जितनी भी सारी दशमलव संख्याएं शांत वाली होती हैं और उसके अंदर अशांत आवर्ती दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, इनको अपन एक चीज के अंदर वर्गीकृत कर सकते हैं कि ये सारी संख्याएं जो होती है वो कौन सी होती है, आपकी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, तो अपरिमेय संख्याएं वो होती है जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं आती हैं। कौन सी होती है, अशांत अनावर्ती दशमलव जो है वो अपरिमेय कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब अपन इसकी परिभाषा देखते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो वे सारी संख्याएं जिसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे सारी संख्याएं जिनको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं और जिसमें q बराबर क्या होता है, 0 नहीं होता है, और जिसमें p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। p एंड q जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं और q कभी भी क्या होता है, 0 नहीं होता है। ठीक है, p और q क्या होता है, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें q बराबर 0 नहीं होता है और p और q क्या होते हैं, पूर्णांक। मतलब ये सारी संख्याएं जो होती हैं वो p और q होते हैं और इस p/q के रूप में अपन लिख सकते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा होता है। वो सारी संख्या, इन सारी सभी संख्याओं को अपन क्या है कि परिमेय संख्याएं कहते हैं, p/q के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन ये अपरिमेय संख्याएं होती है, इसको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते, के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं अपन, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा इधर देखिए आप। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के अंदर थोड़ा बहुत और कुछ देखना है तो अपना ये जो है काम हो जाएगा कि वास्तविक संख्याओं के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपन इंटू HCF बराबर जो होता है अपनी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, जैसे अपन क्या है एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ, इधर थोड़ा बहुत देख लेते हैं अपन कि एलसीएम वह संख्या होती है, 2 3 2 या 3 इस प्रकार की संख्याएं दी गई होती है, उनका अपने को एलसीएम निकालना होता है। तो यानी कि छोटी से छोटी संख्या है जिसके अंदर तीनों ही संख्याओं का भाग चला जाए।
वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें तीनों ही संख्याओं का 3 या 4 जितनी भी दे रखी है उन संख्याओं का भाग चला जाए तो अपन उसको क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ किसे कहते हैं, यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या जिनमें इन तीनों ही संख्याओं का भाग चला जाए, ठीक है, तो एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ और एलसीएम, और यह ध्यान रखना है कि एलसीएम जो होता है वो जो दी गई संख्या है उनसे बराबर उनकी सबसे बड़ी संख्या या उससे ज़्यादा होता है, और एचसीएफ जो होता है जो दी गई संख्या है उससे सबसे छोटी संख्या या उससे कम होता है, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को यदि गुणा करते हैं तो उसको एलसीएम और एचसीएफ के बराबर गुणा करते हैं, वो बराबर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन आपको देख ही लेने हैं कि आप 1.2 के जो क्वेश्चन है, जैसे आपका √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध करना है, ठीक है। इन सवालों को देख लेना है, बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। जैसे ऐसा आ सकता है कि ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो, ठीक है। तो इन सवालों को आप देख लेते हैं। जैसे अपना यहाँ पे √2 है, √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ भी आ जाए, लेकिन अपने को ये चीज़ें देख लेनी है कि इनको अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने वाला एक सवाल जो होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर हो चाहे किसी भी एग्जाम के अंदर हो, ये इस प्रकार का सवाल जो है वो एग्जाम के अंदर फिक्स है। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर भी आएगा और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी ऐसा फिक्स माना जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन दूसरा चैप्टर। आते हैं अगले पेज के ऊपर, अपन दूसरा चैप्टर जो है वो बहुपद, ठीक है। बहुपद के बारे में अपन विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, मतलब इसको शॉर्ट रूप से यानी कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के चर्चा कर लेते हैं। बहुपद, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद होता क्या है, ठीक है। तो यानी कि कोई भी चर राशियाँ, फर्स्ट देखते हैं अपन चर और अचर राशियाँ क्या होती है। चर राशियाँ जो होती है, चर जो होता है वो होता है आपका x, y, z, मतलब अंग्रेजी के जितने भी वर्णमालाएं हैं वो अगर किसी प्रकार का आएगा तो उसको क्या कहेंगे अपन, चर राशियाँ कहेंगे। और अचर राशियाँ जो है, अचर राशियाँ जो होती है चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, ठीक है, जो संख्याओं के अंदर लिखा जाएगा ना उसको क्या कहेंगे अपन, अचर राशियाँ कहेंगे, ठीक है। चर और अचर राशियाँ जब कभी देखते हैं कि चर और अचर राशियों का जोड़ है, चाहे चर और अचर राशियाँ जोड़ की गई है, बाकी की गई है, गुणा किया गया है या फिर भाग किया गया है, तो उनको अपन क्या कहते हैं, किसी भी अचर राशियों को, चर और अचर राशियों को अपन जोड़ बाकी गुणा भाग किया भी जाता है तो उसको अपन कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं, बीजीय बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर और अचर राशियों की जोड़ बाकी गुणा भाग अगर किया जाता है तो उसको कहते हैं अपन बीजीय व्यंजक, ठीक है। लेकिन ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें उनके चर राशियों की जो घात होती है वो क्या होती है, बीजीय व्यंजक जिनके चर राशियों की घात जो होती है एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग नहीं पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, पूर्ण संख्या होती है, उसको क्या कहते हैं अपन, बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं बहुपद क्या होता है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी घात जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है उसको अपन क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब वो घात कैसे हो सकती है, इधर देखिए आप, वो घात अगर उस बहुपद के अंदर सबसे बड़ी घात अगर एक ऊपर एक होती है तो उसको क्या कहते हैं अपन, रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप है वो है आपका ax प्लस या माइनस कुछ भी लगा सकते हैं, ये जो है वो भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका a, इसके अंदर a जो है वो कभी भी क्या होता है, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो सकता है, ठीक है। अगर द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के अंदर क्या हो जाएगा, ax का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे bx प्लस c है। इसके अंदर भी अपन देखते हैं कि a जो है वो कितना है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। द्विघात बहुपद के अंदर भी इस प्रकार के है कि a स्क्वायर है माइनस bx प्लस c का जो होता है वो ये आपकी अचर राशि है। क्या है, अचर राशि, अचर है, और ये क्या है आपकी x है तो ये क्या हो जाएगी आपकी चर है, ठीक है। ये क्या है आपकी c जो है अचर है क्योंकि इसके साथ में x y कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। और
इसके साथ में जो x है, चाहे इसके साथ में x है, तो वो क्या हो जाएगी, चर राशियां हो जाएगी। इसके अंदर आपका a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी a अगर 0 होता है तो ये जो द्विघात बहुपद है वो भी द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये देखा जाता है, सामान्यतः ये पूछा जाता है कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद की घात। बहुपद की घात, ये एग्जाम के अंदर 1 नंबर के अंदर पूछा जाता है कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, इसके अंदर अपन देखते हैं तो इसके अंदर बहुपद की घात क्या होगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, आपका एक बहुपद है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी घात होगी, मतलब चर राशि की सबसे बड़ी घात जो होगी वो क्या होगी, उस पूरे बहुपद की घात होगी। तो इसके अंदर ये जो है 2 जो है वो सबसे बड़ी घात है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यदि अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि x 3 लिख दें यहाँ पे, और यहाँ पे 2 लिख दें। ठीक है, ये जो है पूरा का पूरा क्या है, आपका एक बहुपद है, और इसमें अगर पूछा जाए कि आपका इस बहुपद की घात क्या है, तो सबसे बड़ी घात जो है वो 3 है, तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन द्विघात बहुपद और रेखिक बहुपद, मतलब जिसकी घात एक ही होगी तो उसको अपन क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद कहेंगे। जिसकी अधिकतम घात जो होती है वो 2 होती है तो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर 3 भी हो सकता है, ठीक है, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने को तो द्विघात बहुपद तक ही ध्यान रखना है, लेकिन अगर इस प्रकार से कुछ आ भी जाए आगे तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। और पूछा जाए कि बहुपद की घात क्या होती है, तो बहुपद की यहाँ पे ऐसा लिख दे अपन कि बहुपद की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात उस बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो x जो है, इनके मान जो होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, शून्यंक कहते हैं। तो एक अगर रेखिक बहुपद है तो उसका शून्यंक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक x के ऊपर कुछ नहीं है, 1 ही है, घात 1 है, तो 1 शून्यंक हो जाएगा। अगर द्विघात बहुपद के अगर शून्यंक निकालने आपको तो कितने बहुपद शून्यंक होंगे, 2 शून्यंक हो जाएंगे। अगर त्रिघात बहुपद के निकालने तो 3 शून्यंक हो जाएंगे। तो अपन यहाँ पे जो अपने 10वीं के अंदर दे रखा है, जो द्विघात बहुपद के शून्यंक के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं द्विघात बहुपद शून्यंक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका, अगर शून्यंकों का योगफल किया जाता है तो वो योगफल क्या होता है कि माइनस x का गुणांक, x का गुणांक कौन सा है, मतलब ये है x, और इसके साथ में जो है वो क्या है, आपका गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, आपका माइनस का b। ठीक है, यहाँ पे वापस से इसको ये लिखते हैं। ठीक है, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों को कैसे लिखते हैं अपन, एक लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये क्या हो गया, दोनों शून्यंक हो गए, बराबर माइनस x का गुणांक, x क्या है यहाँ पे ये वाला, और इसका गुणांक क्या है माइनस का ये वाला b है। ठीक है, माइनस तो इसके पहले ऑलरेडी सूत्र के अंदर लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन माइनस का b बटावा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का आगे क्या है, a है गुणांक, तो ये हो जाएगा a। तो इसको इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं कि योग शून्यंकों का योगफल जो है अल्फा प्लस बीटा, और इसमें माइनस b बटावा a जो है, इसका मान दोनों का बराबर होना चाहिए। ये शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध है। इसी प्रकार शून्यंकों का गुणनफल करेंगे अपन, तो शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, अचर पद, अचर पद कौन सा है, ये c वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन c बटावा ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर ये है और इसका गुणांक क्या है, a है, तो ये आ जाएगा c बटावा a। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन द्विघात बहुपद का निर्माण कैसे करें। यदि अपने को क्या है शून्यंक दे रखे हो तो अपन द्विघात बहुपद को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के बाद हमेशा क्या आता है, माइनस आएगा। उसके बाद अपन देखते हैं शून्यंकों का योग, तो अपन यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, और इसके साथ में आ जाएगा एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल, तो शून्यंकों का गुणनफल क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा। तो ये जो है आपका व्यापक रूप जो होता है
कि शून्यों का गुणा अगर दे रखा है, पहले से करके दे रखा है, तो अपन यहाँ पे इनका गुणा का जो मान होगा वो रख देंगे, और योग अगर करके दे रखा है तो उसका मान यहाँ पे रख देंगे, अगर नहीं कर रखा है तो अपन उसका योग करके उसका मान यहाँ पे रख देंगे, और इस प्रकार से द्विघात समीकरण अपन बना सकते हैं। इसके अंदर यही चीज़ दे रखी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें और ध्यान में नहीं रखनी है। ये चीज़ें अगर आपको आती है तो बहुपद आपको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों जो चैप्टर हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, और